Hello students, in today's brief session you will learn about ionization energy or ionization potential or ionization enthalpy। तो पहले देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो इसे आप डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम, राइट। तो एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, राइट। और इसके एक n=1 में फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप मिनिमम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाइंडिंग फोर्स से बाहर चला जाएगा या फिर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इन्फिनिटी वर्ड का मतलब है बियॉन्ड द रीच ऑफ न्यूक्लियस और आउटसाइड ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। तो जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर आपने ये एनर्जी हीट के फॉर्म में दी है तो इसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हैं, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे कि एंथैल्पी होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो डिफाइन कर लेते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन द गैस फेज टू अ डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। और यू कैन से इट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, right, and the first ionization energy of any atom is shown in the following equation। तो जो हमने बोर्ड्स के थियरी से डिराइव किया था इक्वेशन को, जैसे आप nth लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हो विच इज़ -1312 अपॉन n² इंटू z² किलोजूल पर मोल, राइट। ये nth लेवल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जिसको हम लोग नेगेटिव में यहाँ पे ले रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को कह सकते हो नेगेटिव ऑफ En, यानी कि जो भी हमने nth लेवल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली है उसी का नेगेटिव लोगे तो I आ जाएगा। मतलब I को ऑलवेज हम पॉजिटिव ले रहे हैं। क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, राइट, तभी वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितने एनर्जी से बाइंड था न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में, एटलीस्ट उतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को उस शेल से रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज द वन दैट रिमूव्स द आउटर मोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। और सेकंड का मतलब है कि अब आयोनाइज्ड फॉर्म में आ चुका है गैसेस एटम, अब हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो फिर एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर थर्ड को निकालना है, फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाह रहे हो तो एनर्जी को 1 बाय 1 देनी पड़ेगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग कह देंगे I1, I2, I3 एंड सो ऑन। अब देखो मेजरमेंट ऑफ I है कि कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटली आयोनाइजेशन एनर्जीज आर मेजर्ड यूजिंग फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको PES कहते हैं। और ये बेस्ड होता है आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। ये डायग्राम में यहाँ पर उसका एक सेटअप दिया हुआ है, राइट। तो आपको यहाँ पर ये जो टेक्निक है इसका नाम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर एक अलग से कभी हम लोग बात कर लेंगे कि हाउ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स। तो दिस टेक्निक एम्प्लॉयज either soft X-ray or vacuum UV radiation to knock the core and valence electron respectively out of their atomic orbitals। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर शेल में है उस पर एनर्जी इंसिडेंट कराई जाती है और उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला गया। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ रही है उसे हम आइंस्टाइन की इक्वेशन से मेज़र कर सकते हैं, राइट। और अभी हमने देखा था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी का इक्वेशन है बोर्ड्स की थियरी से, उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग मेज़र करेंगे आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, राइट। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन कोर में प्रेजेंट है यहाँ पे कहीं और आप रेडिएशन इंसिडेंट कराते हो ऑफ एनर्जी E,
जो एनर्जी है एच न्यू, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का एक पार्ट यूज़ करके सरफेस तक आता है, एंड दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। इसको W नॉट कहते हैं या वर्क फंक्शन कहते हैं। अगर अभी भी कोई एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है तो उस एनर्जी से ये स्पेस में मूव कर जाएगा विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो एनर्जी हमने इंसिडेंट कराई है उसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट है वर्क फंक्शन का और दूसरा पार्ट चला गया काइनेटिक एनर्जी। एज्यूम कर लो कि वर्क फंक्शन जितना चाहिए हमें, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी चाहिए, एग्जैक्टली हम उतनी एनर्जी इंसिडेंट कराते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन सरफेस तक तो आ जाएगा, लेकिन फिर जीरो काइनेटिक एनर्जी से मूव कर पाएगा स्पेस में। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन हम लोग निकालते हैं एच न्यू नॉट। एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू नॉट को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, आप उसे देखकर इन चीज़ों का आइडिया और डिटेल में ले सकते हो, राइट। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से अगर हमने वर्क फंक्शन निकाल लिया तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि कितने एनर्जी से बाइंड था इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में विद द न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल आ जाएगी, और उसे हम लोग आसानी से मेज़र कर पाएंगे। अब देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल क्या है। तो पीरियोडिक टेबल में जनरली आप कह सकते हो कि किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती है, डिक्रीजेस, राइट। और अगर किसी भी पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। तो जनरल रूल क्या कह सकते हैं, एज अ जनरल रूल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस ईच रो until a noble gas atom is reached and then it drops rapidly as the next row begins। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं लिथियम से, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नोबल गैस आ गया नियॉन, राइट। तो यहाँ तक तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। सडनली नियॉन के बाद जो नेक्स्ट आप आओगे सोडियम में, वो ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होती है ना, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि पीरियड में अगर आप एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन जनरल तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम रहेंगे लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इसमें एक तो एक्सेप्शंस है, जैसे आप देखोगे एक्सेप्ट फॉर फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड एलिमेंट्स। तो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड एलिमेंट्स के केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। जैसे जनरली आप क्या कह रहे हो, जनरली कह रहे हो कि लिथियम से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए बेरिलियम की, ज़्यादा होनी चाहिए बोरॉन की, ज़्यादा होनी चाहिए कार्बन की, ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन की, ज़्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन की। ये मैं एक सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जनरल ट्रेंड तो यही कह रहा है ना कि इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन रियल प्रैक्टिस आप देखोगे तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोरॉन से ज़्यादा है, और नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, तो बिकॉज ऑफ कि बेरिलियम का जो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो आपको 1s2 से निकालना पड़ेगा, यानी कि 2s2 से निकालना पड़ेगा, दैट इज़ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटॉल। और बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप 2p1 ऑर्बिटॉल से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 3 प्रेजेंट है तो हाफ फिल्ड है, और 6 प्रेजेंट है तो फुल्ली फिल्ड है, 1 प्रेजेंट है तो ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्योंकि स्टेबल कंडीशन नहीं है, लेकिन फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटॉल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा हो जाती है। सिमिलरली अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटॉल से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है क्योंकि आप 2p3 से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2p4 से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो रहा है। तो 2p4 कैसा ऑर्बिटॉल है, तो 2p4 इनकम्प्लीटली फिल्ड है, और 2p3 कैसा ऑर्बिटॉल है, तो 2p3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटॉल है। तो हाफ फिल्ड से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, डिफ़िकल्ट है, राइट। तो ट्रेंड समझ में आ गया एक्सेप्शन के साथ। अब देखते हैं हम लोग ग्रुप के अंदर। तो इन द ग्रुप एज वी मूव टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं किसी भी ग्रुप में, तो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक एक शेल ऐड होता जा रहा है,
राइट। जैसे मान लो कि मैं ग्रुप 1 की बात करता हूँ तो लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। तो एक एक शेल ऐड होता जा रहा है। लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये 2s1 से आपको निकालना होगा, राइट। और सोडियम से निकालोगे तो 3s1 से, पोटेशियम से निकालोगे तो 4s1 से, रुबिडियम से निकालोगे तो 5s1 से। इस तरीके से आप देखोगे एक एक शेल ऐड होता जा रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी, लूजली बॉन्डेड होता जाएगा, वहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो सेपरेशन बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जा रहा है, ठीक है। नाउ अब हम लोग जैसे एक्सेप्शनल की बात एक और कर लेते हैं कि अगर हम डी ब्लॉक की बात करेंगे या फिर एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो वहाँ पे एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप पढ़ोगे आने वाले टाइम में। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो इसके पहले हमें समझना होगा कि लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं। तो लेंथेनॉइड्स कहते हैं पोस्ट लेंथानम, लेंथानम का 57 एटॉमिक नंबर है। तो लेंथानम 57 के बाद नेक्स्ट के जो 14 एलिमेंट हैं उनको लेंथेनॉइड्स कहा जाता है, और ये सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक आएगा। तो इन 14 एलिमेंट्स में आप देखोगे कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ग्रेजुअली साइज जो है वो डिक्रीज होता है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उसी को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो साइजेस होते हैं वो कॉम्परेबल हो जाते हैं, राइट। और वहाँ से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट एक जैसी हो जाती है और उनका सेपरेशन थोड़ा मुश्किल होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में देखते हैं कि 4D सीरीज से 5D सीरीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था उसको एक बार देख लो। जैसे मान लो किसी भी पीरियड में हमने बात करी थी अभी सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सब में 3 शेल प्रेजेंट है, राइट। हर एक में आप देखोगे कि न्यूक्लियस के बाद 3 शेल प्रेजेंट है। लेकिन जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहे हो न्यूक्लियस पे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सोडियम में चार्ज है न्यूक्लियस पे +11 ही, यानी 11 प्रोटॉन है, और सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज तो बढ़ गया, राइट, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया, लेकिन साइज़ आप कहोगे तो 3 शेल ही प्रेजेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का ये और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जिसकी वजह से साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और इसको हम लोग कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज़ छोटी हो जाती है, राइट। और पी ब्लॉक एलिमेंट में भी जहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस हैं बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव हाई होने की वजह से, तो वहाँ पे आप देखोगे कि एल्यूमिनियम से गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, टिन से लेड की एनर्जी ज़्यादा है, और जनरली हम लोग कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक का लोएस्ट होता है और पी ब्लॉक का हाईएस्ट होता है, राइट। ये जनरल ट्रेंड की बात मैं कर रहा हूँ। फिर इसको हम लोग ग्राफिकल भी समझ सकते हैं कि कैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम एक नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है क्योंकि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है 1s2 का। तो किसी भी पीरियड में आप देखोगे कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है, राइट। और इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह है कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि प्लॉट ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज फॉर सेलेक्टेड एलिमेंट्स एज अ फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड द पीक्स ऑकर फॉर ईच नोबल गैसेस। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी होगी नोबल गैसेस की वो कम होगी क्योंकि रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का। आपको पता है कि जब तक किसी भी रिएक्टिविटी का मतलब है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम लूज़ नहीं कर रहा है, उसको स्ट्रांगली हेल्ड किया हुआ है, तो फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। इसलिए आपको पता है कि जो नोबल गैसेस होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी एंड केमिकल रिएक्टिविटी का, कि फॉर एनी एलिमेंट द सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज लार्जर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। रीज़न इसका क्या था कि जैसे मान लो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है एल्यूमिनियम से जो कि न्यूट्रल है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे Al+ से, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे Al+2 से। तो हर एक केस में आप देख रहे हो कि जो केमिकल इन्वायरमेंट है स्पीसीज़ का वो चेंज होता जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड होता जाएगा न्यूक्लियस के साथ और उसका रिमूवल मुश्किल होता जाएगा।
एल्यूमिनियम में जहाँ पे आप देखते हो कि 13 इलेक्ट्रॉन हैं और 13 प्रोटॉन हैं, वहीं Al2+ में आप देखोगे कि प्रोटॉन तो 13 है अभी भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 11 है, राइट। तो न्यूक्लियस पे कॉम्परेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में, नेगेटिव चार्ज की कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो फिर फर्स्ट केस में जो हमें एनर्जी देनी पड़ी वो था आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड केस में आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और एंड सो ऑन हो जाएगा थर्ड केस में आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो जनरली आप देखोगे कि I3 की जो वैल्यू होगी वो सेकंड से ज़्यादा होगी, और IE2 की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एंड एटम्स आयोनाइजेशन एनर्जी विल स्ट्रांगली अफेक्ट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। जैसे मैंने अभी नोबल गैस का एग्जांपल दिया था कि नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है, इसलिए उसको इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्या नोबल गैस कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा? तो आंसर है नहीं, नोबल गैस कंपाउंड तो बनाएगा, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स होंगे, और जनरली जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हो तो रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ती जाती है, राइट। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि नोबल गैसेस जैसे जिनॉन है आपके पास, या फिर क्रिप्टन है, इसके कुछ कंपाउंड्स नोन है। द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल 1962। आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि कितना लेट डिस्कवर हुए हैं नोबल गैसेस या बनाए गए हैं। नील बार्लेट ने सिंथेसाइज किया था पहला कंपाउंड जो कि जिनॉन का है, और उसके बाद से जिनॉन के कई सारे कंपाउंड्स डिस्कवर हुए, XeF2, XeF4, XeF6, या फिर XeO3, XeO2, F2, XeO4, कई सारे कंपाउंड्स हैं जिसको हम लोग ग्रुप 18 के टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल से। और क्रिप्टन के भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं लाइक KrF2 है ना। तो ये सब केमिकल रिएक्टिविटी जिनॉन का यहाँ पे आप क्यों देख पा रहे हो, इसका रीज़न ये था कि एक इलेक्ट्रॉन जो आप जिनॉन से निकाल पा रहे हो, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनॉन जो है वो ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है ऑलमोस्ट। यानी कि O2 मॉलिक्यूल से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी लगभग उतनी एनर्जी ही देनी पड़ेगी अगर हम जिनॉन से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो, राइट। तो अगर O2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है तो जिनॉन भी करेगा। अगर O2 इस तरह के कंपाउंड्स बना सकता है फ्लोरीन के साथ तो फिर जिनॉन भी बनाएगा, राइट। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी का पता नील बार्लेट ने लगाया था। ये क्लियर है सबका? तो अभी आपको मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि बेरिलियम और बोरॉन के केस में कैसे एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब देखते हैं कि सेकंड का ऑर्डर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M+, राइट। M+ के लिए तो पहला इलेक्ट्रॉन ही निकला है ना। M+ अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो +2 में आएगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। लेकिन जब M के कंपैरिजन में आप देखोगे तो M को पहले हमें M+ में कन्वर्ट करना होगा, फिर हमें M2+ में कन्वर्ट करना होगा। तो M के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगा और ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड होगा। लेकिन अगर आप M+ की बात करते हो तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक रिलेशन दिया हुआ है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का, राइट। और अगर थर्ड की बात करोगे तो थर्ड का मतलब होगा M2+ का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका भी एक रिलेशन यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे, ये रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन को हम किस ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं। तो Li+2 में 1s1 से निकाल रहे हैं और Ne+2 में 2p4 से निकाल रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग एक Z इफेक्टिव टर्म कई बार आ रहा है, जिसको मैंने कहा था कि साइज़ अगर छोटा हो जाता है और न्यूक्लियस पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर्मूला होता है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू N इंटू एनर्जी ऑफ nth बोर्ड्स ऑर्बिट डिवाइडेड बाय E1। तो E1 का मतलब होगा कि फर्स्ट बोर्ड्स ऑर्बिट की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट, ऑफ हाइड्रोजन एटम। और En क्या होगा, nth लेवल का एनर्जी, यानी इसको हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ nth लेवल। मतलब मे बी थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं या फिर थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं या फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इस तरीके से।
तो अगर मुझे En और E1 पता है तो मैं Z इफेक्टिव उस nth लेवल ऑफ ऑर्बिट के लिए आसानी से निकाल पाऊँगा। तो आज हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी और कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस इन सब के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इस टॉपिक को और ज़्यादा लेंदी ना करते हुए इसको यहीं पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।